अस्सलाम अलैकुम। गैंग समाजी तंजीमें हैं जो किसी नज़रिए या मकसद के गिर्द बनती हैं। उनकी आम तौर पर दर्जाबंदी की साख्त होती है और ये वफादारी, एहतराम और भाईचारे जैसे उसूलों पर मबनी होते हैं। वो आमतौर पर जराइम और तशद्दुद में मुलव्वस होते हैं, लेकिन वो मौसीकी या खेल जैसी दीगर सरगर्मियों में भी मुलव्वस हो सकते हैं। जब गैंग का लफ्ज़ पहली बार तैयार किया गया था तो उसने महज लोगों के एक ग्रुप की निशानदेही की थी, लेकिन इसके बाद से इसने मुकम्मल तौर पर मनफी मफहूम इख्तियार कर लिया है। आज इससे मुराद लोगों का एक गिरोह है जो सिर्फ मुजरिमाना जराइम करते हैं, और ये गिरोह चाहते हैं कि लोग अपना नाम दहशत के साथ जोड़ें। इस्तिलाह गैंग अब सिर्फ बुरी चीज़ों से मुंसलिक है। ये गैंग डकैती से लेकर भत्ताखोरी, डराने धमकाने, तोड़ फोड़, मारपीट, मुनशियात फरोशी, सियासतदानों को रिश्वत और ब्लैकमेल करने, जिस्म फरोशी और जुए के कारोबार चलाने, छर्रा मार, फायरिंग, खिले आम कत्ल और कत्ल आम तक हर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस है। दुनिया के सबसे मशहूर गिरोहों में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, मैक्सिकन माफिया और इतालवी माफिया शामिल हैं। किसी भी मुल्क के मुआशरे में बदमाशों के जरिया कत्ल आम एक अहम तशवीश है। नौजवान जो किसी मुल्क की बहरान के खिलाफ जंग में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा गैंग लाइफ का लालच देते हैं। ये बच्चे शायद ताकत और पैसे से उड़ा रहे हैं जो गैंगस्टर होने के साथ आता है। गैंगस्टर लाइफ स्टाइल उन्हें इस कदर मुतासिर करता है कि वो अपने खानदानों से ताल्लुकात मुनक़ते करने को तैयार हैं। नतीजे के तौर पर एक गिरोह को उन सर्द खून वाले अफराद की तंजीम के तौर पर बयान किया जा सकता है। हमने 2023 के लिए दुनिया के 10 सबसे बड़े और ख़तरनाक गैंग्स की फहरिस्त मुरत्तब की है, उनके साइज, बदनामी और तशद्दुद और दहशतगर्दी की सतह की बुनियाद पर। एल सल्वाडोर MS-13 एक बैन अल-अक़वामी मुजरिमाना गिरोह है जिसकी जोड़े लॉस एंजलिस में है। इसके बाद से ये वस्ती अमरीका, मैक्सिको और रियासत-ए मुत्तहिदा में फैल चुका है। गैंग ज़्यादातर एल सल्वाडोर और दीगर वस्ती अमरीकी ममालिक के तारकीन वतन पर मुश्तमिल है। इस गैंग की इब्तिदा 1980 की दहाई में मुल्क की खाना जंगी के दौरान हुई, जब साल्वाडोर के नौजवान पना गजीनों के एक ग्रुप ने सड़कों पर गैंग बनाए जो हुकूमती अफवाज के खिलाफ लड़ते थे। MS-13 का नाम असल में लॉस एंजलिस में मारा सलोत्रोचा स्टोनर्स के लिए इसके बानियों ने इस्तेमाल किया था, जिन्हें मुनशियात की स्मगलिंग के जुर्म में कैद होने के बाद एल सल्वाडोर से जलावतन कर दिया गया था। रेड कमांड ब्राज़ील की सबसे बड़ी और ताकतवर मुजरिमाना तंजीमों में से एक है। इसकी इब्तिदा 1970 की दहाई में रियो डी जनेरो की जेलों में हुई थी और उसके बाद इसने मुल्क के दीगर हिस्सों तक अपनी कार्रवाइयों को बढ़ा दिया है। कोमिंडो वर्मिलहू की जुड़ें जेल के निज़ाम में हैं, जहां ये इब्तिदाई तौर पर अपने दिफा और कैद अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के एक ज़रिया के तौर पर तश्कील दिया गया था। वक्त गुजरने के साथ ये मुनशियात की स्मगलिंग, असलहे की स्मगलिंग, भत्ताखोरी, अगवा और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस एक इंतहाई मुनज़्ज़म मुजरिमाना इदारा बन गया। ये ग्रुप मरकज़ी क़ियादत के ढांचे के साथ अपने सख्त दर्जाबंदी और नज़्म व ज़ब्त के लिए जाना जाता है। ये खलियात के एक नेटवर्क के ज़रिए काम करता है, जिसके रहनुमा मुख्तलिफ ख़तों की निगरानी करते हैं, जीरेस या जनरल के नाम से जाना जाता है। तशद्दुद और इलाकाई तनाज़ात के लिए शोहरत रखता है, जो अक्सर हरीफ मुजरिमाना धड़ों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ तनाज़ात में मुलव्वस रहता है। तंजीम की आमदनी का बुनियादी ज़रिया मुनशियात की स्मगलिंग है, ख़ास तौर पर कोकीन और चर्स की तकसीम। ये रियो डी जनेरो और दीगर शहरों में फाविलास, गैर रस्मी बस्तियों के कंट्रोल में भी शामिल है, जहां ये तशद्दुद, धमकी और समाजी प्रोग्रामों के इम्तिजाज के जरिए कंट्रोल और असर और रसूख का इस्तेमाल करता है, जिसका मकसद मकामी कम्युनिटीज़ की हिमायत हासिल करना है। रेड कमांड कोमिंडो वर्मिलहू ब्राज़ील में ख़ास तौर पर रियो डी जनेरो में जराइम और तशद्दुद की आला सतहों में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। ग्रुप की सरगर्मियां पुलिस और दीगर मुजरिमाना तंजीमों के साथ मुतवातिर झड़पों का बाइस बनी हैं, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद हलाकतें हुईं और उसके काम करने वाले इलाकों में अवामी तहफ़्फ़ुज़ पर नुमायां असर पड़ा। मैक्सिकन गल्फ कार्टेल, जिसे हिस्पानवी में कार्टेल डील गोल्फो भी कहा जाता है, मैक्सिको में मुकीम एक ताकतवर और बदनाम ज़माना मुजरिमाना तंजीम है। ये मुल्क के सबसे कदीम और सबसे ज़्यादा कायम शुदा मुनशियात की स्मगलिंग ग्रुपों में से एक है,
جس کی تاریخ 1970 کی دہائی کے آخر تک ہے۔ خلیجی کارٹیل اصل میں اسمگلنگ اور بوٹ لیگنگ آپریشن کے طور پر ابھرا، میکسیکو اور ریاستہائے متحدہ کی سرحد کے پار شراب اور دیگر سامان کی اسمگلنگ۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس نے منشیات کی اسمگلنگ میں اپنی سرگرمیوں کو بڑھایا، بنیادی طور پر کوکین، چرس اور مفتمائے کو امریکہ میں اسمگل کرنا۔ تنظیم کا ایک درجہ بندی کا ڈھانچہ ہے جس کے رہنما مختلف دھڑوں اور علاقوں کی نگرانی کرتے ہیں، کیپو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کارٹیل منشیات کی اسمگلنگ سے ہٹ کر مختلف مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے، جس میں بھتہ خوری، اغوا، انسانی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ شامل ہے۔ کارٹیل بدعنوانی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سرکاری اداروں میں دراندازی میں ملوث ہونے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کی رسائی میکسیکو سے باہر تک پھیلی ہوئی ہے، بین الاقوامی منشیات کی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس اور دوسرے ممالک میں مجرمانہ تنظیموں سے رابطے کے ساتھ۔ حالیہ برسوں میں گلف کارٹیل کو اندرونی تقسیم اور قیادت کی جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے نتیجے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور الگ الگ گروہوں کا ظہور ہوا۔ اس سے اس کی طاقت اور اثر و رسوخ کچھ حد تک کمزور ہوا ہے، لیکن یہ میکسیکن منشیات کی تجارت میں اب بھی ایک اہم کھلاڑی ہے۔ روسی مافیا۔ اصطلاح روسی مافیا سے مراد مختلف منظم جرائم کے گروہ ہیں جو سابق سوویت یونین میں شروع ہوئے تھے اور اس کے بعد سے عالمی سطح پر اپنی کارروائیوں کو بڑھا رہے ہیں۔ یہ گروہ اکثر مجرمانہ سرگرمیوں کی ایک وسیع رینج میں ملوث ہوتے ہیں، جن میں بھتہ خوری، دھوکہ دہی، منشیات کی اسمگلنگ، منی لانڈرنگ، اسلحے کی اسمگلنگ اور سائبر کرائم شامل ہیں، لیکن ان تک محدود نہیں۔ روسی مافیا، جسے براتوا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا مطلب روسی زبان میں بھائی چارہ ہے، 1990 کی دہائی کے اوائل میں سوویت یونین کے انہدام کے بعد افراتفری کے دور میں ابھرا۔ معاشی اور سماجی بدحالی نے مجرمانہ تنظیموں کے پنپنے کے مواقع پیدا کیے، نئی نجکاری کی گئی صنعتوں، کمزور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیاسی عدم استحکام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ مجرمانہ گروہ ان کی درجہ بندی کی ساخت، سخت ضابطہ اخلاق اور روسی ثقافت اور روایات کے ساتھ مضبوط تعلقات کی وجہ سے نمایاں ہے۔ وہ بیوری ویزاکون یا چور انلا کے نظام کے ذریعے کام کرتے ہیں، جو کہ ایک مجرمانہ ذات ہے جو مجرمانہ انڈرورلڈ کے اندر اختیار اور احترام رکھتی ہے۔ روسی مافیا روس کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر اہم مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے۔ روس میں انہوں نے سیاست، کاروبار اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت مختلف شعبوں میں دراندازی کی ہے، اداروں کو متاثر کرنا اور بدعنوانی کرنا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر روسی مافیا نے یورپ، شمالی امریکہ اور دیگر خطوں میں اپنی کارروائیوں کو وسعت دی ہے۔ وہ منی لانڈرنگ سکیموں، مالی فراڈ اور بڑے پیمانے پر اسمگلنگ کی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ روس کے کچھ منظم جرائم کے گروہوں نے امریکہ، اسپین، جرمنی اور اسرائیل جیسے ممالک میں اپنی مضبوط موجودگی قائم کی ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ روسی مافیا کوئی یک سنگی تنظیم نہیں ہے، بلکہ جرائم پیشہ گروہوں کا ایک ڈھیلا نیٹ ورک ہے جس میں تعاون اور مسابقت کے مختلف درجات ہیں۔ ان میں سے کچھ گروپوں کی حکومتی عہدیداروں سے وابستگی ہے، جبکہ دیگر آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ روسی مافیا جیسی جرائم پیشہ تنظیموں کی سرگرمیوں نے معاشروں اور معیشتوں پر اہم منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور بین الاقوامی تعاون کی طرف سے ان جرائم پیشہ گروہوں کا مقابلہ کرنے اور ان کی کارروائیوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی ہے۔ البانیا مافیا۔ البانیائی مافیا، جسے البانیائی منظم جرائم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مختلف جرائم پیشہ گروہوں سے مراد ہے جو دنیا بھر میں البانیا اور البانیائی کمیونٹیز سے نکلتے ہیں۔ یہ گروہ منشیات کی اسمگلنگ، انسانی اسمگلنگ، اسلحے کی اسمگلنگ، بھتہ خوری، منی لانڈرنگ اور غیر قانونی جوا سمیت متعدد غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ البانیا میں کمیونزم کے خاتمے کے بعد البانوی مافیا نے 1990 کی دہائی میں اہمیت حاصل کی۔ اس کے بعد کے سماجی اور معاشی عدم استحکام نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جہاں منظم جرائم پروان چڑھ سکتے تھے۔ بڑے پیمانے پر بدعنوانی، کمزور قانون نافذ کرنے والے عناصر اور البانیائی باشندوں کی ایک بڑی تعداد نے ان مجرمانہ نیٹ ورکس کی توسیع میں اہم کردار ادا کیا۔ منشیات کی اسمگلنگ البانوی مافیا کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ وہ کوکین، ہیروئن، چرس اور مصنوعی منشیات سمیت مختلف منشیات کی اسمگلنگ اور تقسیم میں ملوث ہیں۔
उनके मुनशियात के नेटवर्क पूरे यूरोप में फैले हुए हैं, खास तौर पर इटली, यूनान और बरतानिया जैसे ममालिक में। इंसानी स्मगलिंग अल्बानी माफिया से वाबस्ता एक और अहम सरगर्मी है। वो जबरी मशक्क़त, जिनसी इस्तेहसाल और इस्तेहसाल की दीगर अक़साम के लिए अफराद की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। मुतासरीन अक्सर अल्बानिया और पड़ोसी ममालिक की कमज़ोर आबादियों से आते हैं। अल्बानवी माफिया हथियारों की स्मगलिंग में भी मुलव्वस रहा है, जो अक्सर बैन अल-अक़वामी सरहदों के पार हथियारों की गैर कानूनी तिजारत में सहूलत फराहम करता है। वो दीगर मुजरिमाना तंजीमों के साथ ताआवुन करने, मुश्तरका मंसूबों में हिस्सा लेने या कंट्रैक्ट क़त्ल क़र्ज़ वसूली जैसी खुसूसी खिदमात फराहम करने के लिए जाने जाते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे अल्बानिया के अंदर और बैन अल-अक़वामी सतह पर अल्बानी माफिया की सरगर्मियों से निपटने के लिए सरगर्म अमल है। इन कोशिशों में टारगेटेड ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुख्तलिफ ममालिक के कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताआवुन शामिल है। ये नोट करना ज़रूरी है कि अगरचे अल्बानवी माफिया ने खासी तवज्जो हासिल की है, लेकिन यह पूरी अल्बानवी कम्यूनिटी की नुमाइंदगी नहीं करता है। अल्बानाइयों की अक्सरियत कानून की पासदारी करने वाले शहरी हैं और चंद लोगों की मुजरिमाना सरगर्मियां वसी आबादी पर छाई नहीं पड़नी चाहिए। इतालवी माफिया, जिसे इकोसा नौसट्रा भी कहा जाता है, एक इज्तिमाई इस्तिलाह है जो इटली से शुरू होने वाले मुख्तलिफ मुनज़्ज़म जराइम के गिरोहों के लिए इस्तेमाल होती है। माफिया की एक तवील तारीख है जो 19वीं सदी की है और इटली में मुनज़्ज़म जराइम का मुतरादिफ बन गया है। इटली में कई बड़े माफिया ग्रुप्स हैं, जिनमें सिसिलियन माफिया, कोसा नौसट्रा, बैन अल-अक़वामी सतह पर सबसे ज़्यादा मशहूर है। दीगर काबिल ज़िक्र माफिया तंजीमों में नेपल्स में कीमोरा और किलाब्रिया में नड्रंगीटा शामिल हैं। हर ग्रुप अपने दर्जाबंदी, रवायात और इलाके के साथ आज़ादाना तौर पर काम करता है। इतालवी माफिया मुनशियात की स्मगलिंग, भत्ताखोरी, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, गैर कानूनी जुआ और तामीराती ठेकों समेत मुजरिमाना सरगर्मियों की एक वसी रेंज में मुलव्वस है। वो तशद्दुद, बदउनवानी और धमकियों के इम्तिजाज के जरिए कंट्रोल करते हैं, अक्सर कारोबारों और अफराद को तहफ़्फ़ुज़ की अदायगियों और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के लिए निशाना बनाते हैं। तारीख़ी तौर पर माफिया का इतालवी मुआशरे और सियासत पर गहरा असर रहा है, मुख्तलिफ शुबों में दरअंदाजी करता है और राबतों के नेटवर्क के जरिए कंट्रोल करता है। ताहम इतालवी हुक्काम की तरफ से माफिया के असर और रसूख का मुकाबला करने और उनकी मुजरिमाना कार्रवाइयों को ख़त्म करने के लिए अहम कोशिशें की गई हैं। मुनशियात की स्मगलिंग में माफिया का मुलव्वस होना आमदनी का बड़ा जरिया रहा है। उनका ताल्लुक मुनशियात की बैन अल-अक़वामी तिजारत से है, बुनियादी तौर पर कोकीन और हेरोइन की स्मगलिंग। दुनिया भर में दीगर मुजरिमाना तंजीमों के साथ रवाबित के साथ माफिया की रसाई इटली से बाहर तक फैली हुई है। माफिया से निपटने की कोशिशों में सख्त कवानीन का नफाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर माफिया मुखालिफ यूनिटों का क़याम और बैन अल-अक़वामी शराकतदारों के साथ ताउन शामिल है। माफिया के खिलाफ लड़ाई में कुछ कामयाबियां देखी हैं, जिसमें हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां, कानूनी कार्रवाइयां और असासे जब्त किए गए हैं, लेकिन तंजीम का असर और रसूख और मौजूदगी अब भी बरकरार है। इस बात पर जोर देना बहुत ज़रूरी है कि इतालवी माफिया जैसी मुजरिमाना तंजीमों से बातचीत करते हुए एहतियात के साथ राब्ता किया जाना चाहिए और उनकी सरगर्मियों को बढ़ावा देने और उनकी तारीफ करने के बजाय मुजरिमाना हरकियात को समझने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। माफिया इतालवी हुक्काम के लिए एक अहम चैलेंज बनी हुई है और उनकी कार्रवाइयों को ख़त्म करने की कोशिशें जारी हैं।